Now, that is if calcium oxide, चूना, if it is mixed with water, then calcium hydroxide बन जाता है और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जबकि FeSO4 को अगर हीट कर दिया जाए तो मनीष क्या क्या बनेगा? और हाँ प्लस सही है। तो दीज आर द गैसेस इवॉल्व, एसिडिक गैसेस इवॉल्व, सो Fe2O3। तो इसमें हीट देनी पड़ रही है, इसलिए ये कैसी प्रोसेस हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके अलावा भी जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज एंडोथर्मिक रिएक्शन while respiration is exothermic. Name the reaction in which of the reacting species loses electron and the other gains. उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? Redox reaction. In redox reaction, one species loses electron while other species gains electron. यहाँ कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? Hydrogen is losing electron while chlorine is gaining electron. तो यहाँ loss of electron है। अगर loss of electron है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। क्योंकि यहाँ जीरो है, कुछ भी इस पे चार्ज नहीं है, प्लस हो गया। लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार्ज बढ़े यानी उसके ऊपर वो संख्या में वृद्धि हो रही है, उसे ऑक्सीडेशन और रिड्यूस हो रहा है संख्या, तो रिडक्शन। अगर जीरो है और ऑक्सीडेशन नंबर है, जितना चार्ज है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट देन इट इज ऑक्सीडेशन। आपको आगे ऐसे ही पढ़ना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। जैसे कि Na और प्लस Cl2, तो इस प्रोसेस में क्या होगा? तो क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या चीज रिड्यूस हो रही है, और क्या चीज किस में ऑक्सीडाइज हो रही है? NaCl में, NaCl हो रहा है, और Cl2 इज। वैसे भी कोई ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज किसी में ऐड हो तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन ना हो के Cl2 हो रहा है, काम तो वही कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या हो रहा है? दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भी यहाँ NaCl का क्या हो रहा है? इसका कुछ नहीं हो रहा। जो होता है रिएक्टेंट्स का होता है। ये रिएक्शन चूंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों है, सो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज redox reaction in which electrons are transferred from one species to other species. थर्ड देखें, name the gas which is used for manufacture by fill. So that is N2, as it is chemically inert. So इसलिए जो ऑयल है इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। इसमें नहीं ऑक्सीडाइज होता है, बोलो। बिल्कुल ठीक। इन फैटी एसिड में बदलेगा नहीं। ऑयल होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो भी होता है, लेकिन फैटी एसिड में नहीं बदलेगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सो write equations for these reaction. So in decomposition reaction,
जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, एग्जाम्पल लिखते हुए नीचे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है क्या? ये हमने दिखा दिया क्योंकि वो पूछ है ना लॉस और गेन। क्वेश्चन तो इतना ही पूरा हो गया, 1 नंबर का है, यहाँ कुछ नहीं दिखाना, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है। ये तो हमने दिखाया है आपको, अगर आ जाए इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन तो छूटे नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू इसमें सिंपलर सब्सटेंसेस, while in combination reaction simpler substance get combined to form complex substance in decomposition reaction. ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, इसमें ये ब्रोकन होगा इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Chemical bonds are made. Chemical bonds are made. जैसे कि A से B प्लस C का बनना, ये डिकम्पोजिशन है, और जबकि A प्लस B से C का बनना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Decomposition reactions mostly require heat energy in form of heat, light और electricity. तो ये एंडोथर्मिक होती हैं, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या करती हैं? सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी in form of heat, light or electricity to move forward, to move in forward direction, to move forward, yet to get accomplished. While combination reaction, in combination reaction, एनर्जी इज रिलीज्ड, चाहे मैग्नीशियम वायर का जलना हो, रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. So decomposition reactions are endothermic. While combination reactions are exothermic. Write equations for these reaction. तो कुछ एक इक्वेशन लिख देना, कह रहा है राइट इक्वेशंस, ऐसा क्यों कह रहा है? तो कुछ ऐसा दिखा दो कि अगर H2 और प्लस O2 इनको मिला दिया जाए, इसमें प्लेटिनम कैटालिस्ट चाहिए होता है। तो ये जो तो A इज इक्वल टू B प्लस C, A प्लस B इज इक्वल टू C, इन्हें कुछ कहते हैं क्या? इनका कुछ ये एक तरीके का सिंबॉलिक है कि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जाए, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना दे। इस टाइप से पूछता है एग्जाम में से सिंबल। जब भी ये लिखोगे हाँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, तो ये लिखना पड़ेगा, और इसमें एनर्जी दी जाती है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है।
ये चीज क्या है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? एग्जाम्पल पूछ रहा है, और यही H2O का इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ देना, तो 2H2 प्लस O2, तो ये क्या है बताइए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से वो एग्जाम्पल्स दे रहा है, तो हम एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। अदरवाइज आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का भी दे सकते हैं, जिसमें CO2 और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12 O6 और प्लस 6H2O बना देता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, तो वैसे देखें तो 6 6 12 है, और 12 से बने 7, तो ज़्यादा मिल के कम बना है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे जाते हैं ना, यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं? 12। यहाँ कितने बने बोलो? 6 और 1 7। तो when more molecules get combined to form less number of molecules, और साथ में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? दैट इज एनर्जी। यहाँ एनर्जी दी गई तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे तो हमने इसमें क्या किया, इसको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं ना सनलाइट को, तो इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये कोई रेस्पिरेशन है किसी का भी उदाहरण नहीं है, यही है। बस आप इसको लिख देना, 2 मिलकर 1 बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ही, और 1 टूट रहा है तो क्या हुई? डिकम्पोजिशन। यही एग्जांपल। ये तो लाइट के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? साउंड है, जो रिएक्शन में हेल्प करता है क्या वो? कैटलिस्ट। तो प्लेटिनम यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। फिफ्थ देखो, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीथेन बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। सो मीथेन बर्न्स इन एयर। मीथेन, इथेन सबका वो एक फॉर्मूला। हाँ दिव्यांगी, मीथेन बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ इसकी रिएक्शन। सृष्टि, हाँ साक्षी, नाइन्थ में था, बोलो। CH4 बर्न्स इन एयर, इसको एयर में जला दो और क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर। तो ये एक सी था, बाकी सब रिएक्शन सब कुछ ठीक है। तो ये बर्न्स इन एयर, और जब मीथेन बर्न करेगी यही CNG है क्या? और इसकी को क्या कहते हैं? मीथेन। और इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। अगर 1 रखो तो मीथेन, 2 रख दो तो ईथेन, 3 रख दो तो प्रोपेन, 4 रख दो, इसी में रखते चले जाओ। तो C2H6 और C3H8, यही मेथ है। मेथ इन एथ इन प्रॉप, जो LPG है वो ब्यूटेन है। यही घर में रसोई गैस है, और ये CNG है जिससे ऑटो चलता है, ये ब्यूटेन है। या जो टॉर्च फ्लेम होती है जिससे ये ऐसी वेल्ड करते हैं कॉपर ट्यूब, वो ब्यूटेन है। तो LPG हो गया। सो दिस इज मीथेन। आपके पास जो लाइटर में भरी होती है ना लिक्विड, वो भी ब्यूटेन है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई। तो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सब चीज़ें बैलेंस हैं। फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद, तो साक्षी फेरिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कराओ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे फेरिक सल्फेट एंड वाटर बने। बोलिए। हाँ हाँ, FeSO4 होल है, को पता नहीं मालूम होता। हाँ बोल, फेरिक सल्फेट। FeSO4 होगा ना सर। Fe2SO4 होल Fe2SO4 होल थ्राइस। तो फेरिक सल्फेट और क्या दे रहा है? वाटर। अब इसको बैलेंस करो, तो ये 2 है तो 2 है,
ये 3 है तो यहाँ क्या लिख दिया जाए 3 और यहाँ क्या लिख दिया जाए 3। क्या ये बैलेंस है? दैट इज फेरिक ऑक्साइड, दिस इज फेरिक सल्फेट, क्योंकि एक है 3 इस पे चार्ज है और 2 इसका, सही है। दैट इज फेरिक सल्फेट का रेड कलर होता है। ये भी रेडी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। ऑल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। सो 6th क्वेश्चन देखिए कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट reactions involve displacement of less reactive metal by the more reactive metal in single। इसमें क्या होता है? displacement of less reactive metal from its salt solution by more reactive। सर वो इसमें थर्ड लाइन में लास्ट लाइन वर्ड के लिखा है। थर्ड पॉइंट में थर्ड लाइन, थर्ड लास्ट में थर्ड लाइन में साउंड, साउंड। ठीक है। अब जरा देखो इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, नॉन मेटल भी लिख सकते हो, नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, नॉन मेटल from its salt solution, as reverse of it cannot take place। कि लेस रिएक्टिव मेटल तो नहीं डिस्प्लेस कर सकता, इसलिए these are irreversible। but the reverse, कि ऐसा नहीं हो सकता कि गोल्ड अगर है वो रिप्लेस कर दे किसी को सोडियम को, ऐसा तो नहीं कर सकता। सो बट रिवर्स ऑफ दिस कैन नॉट टेक प्लेस, दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल एलिमेंट लिख दो। अगर मेटल नॉन मेटल से भी बचना चाहते हो, कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होंगी। सो सच रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। सो सच रिएक्शंस आर irreversible in nature। No। Okay। To demonstrate a double displacement reaction, the solution of lead nitrate and potassium iodide are mixed। So हमने lead nitrate and potassium iodide को solution, ये भी aqueous और ये भी aqueous, पानी में मिलाया है, फिर दोनों को मिक्स कर दिया, तो इसमें क्या होगा? That is exchange of ions हो जाएगा। तो लेड आयोडाइड का क्या कलर होगा अंशिका? सही कह रही हो, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, और जब ये दोनों कलरलेस होते हैं, ठीक है, वो फेरिक रेड होता है तो फेरस ग्रीन होता है। क्या जी? एक फेरस है फिर जो एक है Fe3 आयन सारे रेड हैं। अच्छा रेड है, और वो Fe2+ वाले हैं, ये सब Fe2+ वाले हैं। ये ऐसा जब होगा ये ग्रीन ये कलर है, green ये है। Fe का होगा, कहीं पर भी Fe2+ वाला होगा तो लाइट ग्रीन होगा, और जो Fe3 वाला होगा और वो ये देखो Fe3 वाला, ये लाइट ग्रीन है, ये Fe2।
सो उतना ग्रीन नहीं है, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि उसने अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दिया। तो हमने बताया था ना 7:2 हेप्टाहाइड्रेट होता है। तो ये येलो प्रेसिपिटेट है, ये दोनों कलरलेस हैं और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ 2 लगा दें और यहाँ भी 2 लगा दें। तो जो येलो प्रेसिपिटेट है उसे डाउन दिखाते हैं प्रेसिपिटेट, और ये कैसा होगा, ये पानी हो जाएगा। तो ये दोनों एक्वियस हैं। अब देखो पूछा जा रहा है कि what is the color of precipitate form, name the compound precipitated। तो ये क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड, ये precipitate हो गया। Write the balanced chemical reaction for this 8th question। In what ways are the chemical equations useful for us? So chemical equation क्या बताती हैं? The name of reactants which take part in chemical reaction by chemical reaction following informations can be obtained। Can be obtained, that is the name of reactants participating and name of product formed हमको केमिकल रिएक्शन से इस बात का पता चल जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जैसे मुझे ये पता चल गया कि 2 मोल, तो इसका डबल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम। मोल्स पता चल रहा है कि 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जैसे एक मोल है H2, तो 1 मोल H2 2 ग्राम का होगा, 2U होता है, उसी को ग्राम लिख दो। और 2 ग्राम अगर 25 डिग्री पे रखोगे तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, या अवागाड्रो वॉल्यूम। कोई भी चीज़ अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। इसको क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो प्रेशर है जब वो उसको क्या कहते हैं, तो हर गैस, कोई भी गैस हो, भारी हल्की कोई भी। तो इस तरीके से इसके 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम देंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पता चल जाते हैं। हमें ज़्यादा नहीं, मोल तो तुम जानते हो ना, 1 मोल में कितनी संख्या, ये तो तुम जानती हो कि नहीं। 1 मोल कितना होता है, कोई पूछे 1 मोल क्या है, तो तुम्हें ज़्यादा नहीं जानना, ये सब भी मत जानो, कम से कम इतना जानो कि 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर एटम की बात की जाए तो एटम्स हो सकते हैं, आयंस की बात की जाए आयंस हो सकते हैं, ये तुम्हारे सर के बालों की बात की जाए तो 1 मोल बाल है, या बारात में 1 मोल कचौड़ियाँ तली जा सकती। तुम बस समझो ये संख्या 1 मोल है। तो दिस मच, और इसी को अवागाड्रो नंबर कहते हैं, और इसी नंबर पे अवागाड्रो को 1 करोड़ रुपए का नोबेल प्राइज मिला। तो ये संख्या तुम समझ लो बस, 1 मोल कोई पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और अगर तुमसे कोई पूछे मोलर मास बताओ तो U की जगह G लिख देना बस, ग्राम। वो चीज़ ग्राम में ले ली जाए तो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। 12 ग्राम कोयला 1 मोल है, जो तुमको कोयले का पीस दिखाते हैं वो 1 मोल है। रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये भी पता चल जाता है। इसके अलावा फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जैसे ये एक्वियस है, कभी सॉलिड लिख देते हैं, तो क्या पता चल जाता है। हाँ बोलो, क्या चीज, कुछ लेना है किसी से? कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्या?
state of reactants and products. नेक्स्ट देखिए, whether the heat is evolved or heat is absorbed. आगे चल के हम देखेंगे, हमें अमाउंट ऑफ हीट का भी पता चल जाएगा, थर्मोडाइनमिक रिएक्शंस तो अगली क्लास में, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा whether the heat is evolved. अगर कम्बिनेशन रिएक्शन है तो हम जान जाएंगे हीट निकली होगी, और अगर टूट रहा है तो हीट दी गई होगी, इतना तो पता चल ही जाता है. इवॉल्व्ड और निकली है, हीट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब. ये देखो, केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या नहीं पता चलता, बोलो साक्षी. व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस not obtained by chemical reaction? कितना अमाउंट में डाला गया है क्या? आप केमिकल इक्वेशन लिख लो. And not obtained from वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, केमिकल, वो सब पता चल जाएगा. पहली चीज, whether the reaction is feasible or not. वो कहते हैं हम तो ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन हो भी पाएगी क्यों नहीं. ऐसे लिख देने से तो नहीं हो जाती कि बोर्ड पे कोई लिख दे हम इससे ये बना देंगे, लेकिन वो जब डालेंगे टेस्ट ट्यूब वगैरह हो ही नहीं पा रही है, कह दो लिख के तो वो चला गया तो लिख के बैलेंस करके भी चला गया, पूरी क्लास लगी पड़ी, किसी का वो बन ही नहीं रहा. तो रिएक्शन हो भी सकती है, ये संभव भी है कि नहीं, ये पता चल पाएगा. लिख देने से किसी का थोड़ी ना हो जाएगी रिएक्शन, होती होगी तो होगी, और नहीं होती होगी तो भी हो जाएगी क्या. तो वेदर रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, वेदर द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एंड द कलर ऑफ, कोई लिख के चला जाए भला आदमी तो ठीक है, न लिख के जाए तो क्या बोल दोगे क्यों नहीं लिख के, उसको पूरा नंबर देना पड़ेगा, वो तो उसका एहसान मानो कि लिख के चला गया. So whether the precipitate is formed or not, जो चीज बनी है हो सकता है वो इनसॉल्युबल हो, कोई चीज क्रिस्टलाइन होकर नीचे बैठ गई हो, कुछ भी हो, हमको ये पता नहीं चल पाता है कि अगर प्रेसिपिटेट बना है या नहीं, और ये भी नहीं पता चल पाता कि किस कलर का बना है. और तीसरी चीज, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट निकलेगी. हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में कर पता चला सारे बच्चे मारे गए, तो हमें यही नहीं पता कि उसमें कितनी हीट लगेगी, कि कभी ब्लास्ट ही हो जाए क्या पता. तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब. और साथ में केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं पता चलती, जैसे कि ये रिएक्शन होने में 10 to the power 36 ईयर्स लगते हैं. केल्विन देने से पता चल रहा था, होती तो हवा में H2 भी है और O2 में बन जाए सब पानी, दोनों रह रहे मजे से, और लाखों सालों की धरती है, ना वो उसको बदल पा रहा ना वो उसको बदल पा रहा, उतना प्लेटिनम ही नहीं है दुनिया में. समझ आई बात कि नहीं. तो इस तरीके से इस रिएक्शन की काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी, कि तुरंत इंस्टेंट होगी, दही जमेगी, कि 4 घंटे में जमेगी, कुछ लिखा ही नहीं होगा. अब दही जम जाएगी, और पता चला वो महीनों लेके दही बैठा है जमेगा, और वहीं लोहे पे जंग 3 महीने में लगता है, दही तुरंत. और कोई चीज़ें NaCl तुरंत स्पार्क कर देते हैं. तो कुछ बहुत तेज होती हैं, वेरी फास्ट, कुछ मॉडरेट होती हैं, और कुछ वेरी स्लो, है कि नहीं. तो द ड्यूरेशन इन विच केमिकल रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, ये नहीं पता चलता. The duration in which reaction will be
कंप्लीटेड, ये भी नहीं पता चलता। तो ये सारी चीजें नहीं पता चलती, और कुछ कुछ रिएक्शन मिड वे जाती है, पूरी हो भी नहीं पाती है। मतलब जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं तो कोलाइड कर करके फिर रिएक्टेंट भी बनाने लगते हैं। ये तो कोलिजन थ्योरी है, तो इसलिए कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता चलता। ये सब आगे की क्लास में देखेंगे। नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं। Lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it and further turns colorless. तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके सेकंड लाइन जैसे सेकंड नाउ एक बार ठीक से बता देना है, कंफ्यूजन है। मान लो CO2 इस पे पास की तो क्या हुआ बताइए? CaCO3 बन गया और साथ में H2O, तो ये मिल्की वाइट होता है। और फिर जब इसी में CaCO3 और H2O जो बन गया, इसी में और CO2, more CO2 is passed. If we continue to pass CO2, तो फिर क्या होगा? CaHCO3 whole twice calcium बाइकार्बोनेट, जो कि कलरलेस होता है। तो इस तरीके से when we pass CO2 in lime water, वो लाइम वाटर में बहुत थोड़ा ही लाइम होगा 0.001%, क्योंकि मोस्टली ये इनसॉल्युबल ही रहता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। सो व्हेन वी पास, ये क्या है? लाइम वाटर, और लाइम वाटर में समझ लीजिए सारा नीचे बैठा है, वो मिल्क ऑफ लाइम है, मिल्क ऑफ, अच्छा उसका भी फॉर्मूला यही है CaOH, और जो ऊपर है उसमें मोस्टली वाटर है, लेकिन जो लाइम मौजूद है वो किस फॉर्म में मौजूद है? तो ये वाटर में सॉल्युबल है, तो इसके आगे एक्वियस लगा दिया, और जो नीचे बैठा है क्या उसके आगे सॉलिड लिख दें? तो मिल्क ऑफ लाइम को सॉलिड लिखा और लाइम वाटर को एक्वियस लिखा। क्या है? लाइम, ये बात समझ आ गई? सो व्हेन CO2 गैस इस पास, ये किसका टेस्ट है यहाँ ना? ये जो CO2 पास कर रहे हैं और ये लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, ये किसका टेस्ट है? क्या लाइम वाटर का टेस्ट है या? हाँ। सो व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देन इट टर्न्स मिल्की। अच्छा, पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड जरूर लिख देना, फ्रेश लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाने से ये बन जाता है। इफ वी कंटिन्यू टू पास excess of CO2, तब क्या होगा? Then milky color goes and solution become colorless. तो मिल्की कलर चला जाएगा, मिल्की कलर, चूने के पानी का दूधिया रंग चला जाता है, मिल्की कलर goes and solution becomes colorless due to formation of कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए 10th क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर फाइका? क्यों क्लीन करना चाहिए? To remove the impurities in the अवनी, Due to long exposure in air, there is a layer of magnesium oxide formed on Which is magnesium ribbon, so, which is chemically inert in nature. and prevents burning of magnesium.
so it is to be removed. समझ में आ गई बात? So due to long exposure of magnesium ribbon in air, a layer of magnesium oxide is deposited over it, which is chemically inert. In nature and hinders burning, बाधित करती है. So it is removed by sandpaper before burning. So it is removed by sandpaper before burning to expose fresh magnesium to fire. है ना, fresh magnesium आ गया. Now, why is photosynthesis considered as an endothermic reaction? So during photosynthesis, ठीक है, sunlight is absorbed. Sunlight is absorbed and glucose and O2 is formed from CO2 and water. As energy is absorbed in form of sunlight, so it is called endothermic reaction. As energy is absorbed in form of sunlight, और इसके लिए क्लोरोफिल इसमें मदद करता है. क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी, उसी में यह काबिलियत है. सो इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर. Why is combustion reaction and oxidation reaction? So during combustion का मतलब दहन होता है. So ठीक है, lot of oxygen is utilized to burn the substance. combustion का मतलब है जैसे रावण दहन, तो बिना आग के जल जाएगा क्या? कंबशन. तो इसका मतलब है ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन क्या होता है बताइए? कि फ्यूल बर्न्स. और कैसा बर्न्स? एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन. जब पूरी तरीके से जल जाए, कुछ ना बचे, तो दहन हो गया पूरा, रावण का पाप भी जल गया, तो उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबशन. ये उसकी डेफिनेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन. कंप्लीट ना हो, जैसे मान लो C2H5 है, OH है, शराब है. अब ये देखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इससे बोलो ये अल्कोहल है कि नहीं? अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है कि नहीं? तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, देख लो. तो क्या पुरानी शराब कड़वी हो जाती है? एसिटिक एसिड, सिरका हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन दहन नहीं कहा जाएगा, इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा जाएगा. और जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ, जब तक कि पूरी तरह से CO2 और H2O ना बन जाए, तभी कंबशन. तो लास्टली और इसे दो, तो फिर क्या होगा बताओ? क्या 2CO2 बन जाएगा? और क्या बन जाएगा? 2 तो इसके पास है ही है. अब कितने 4 हैं, तो 2H2O. तो कितने लग गए बोलो? 4 और 2 6, 2 पहले से ही 2, तो ये हुआ दहन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये कंबशन नहीं है. इसे सिर्फ ऑक्सीडेशन कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे?
कंबशन, और ये से क्या कहेंगे ऑक्सी, इसे सिर्फ ऑक्सीजन के जोड़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? पूरी तरीके से उसके आगे आपको जल ही ना पाए, तुम CO2 लेकर दिन भर बैठे रहो, जला के दिखा दो, जला पाओगे CO2 को या पानी को जला दोगे क्या? अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इज ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीटली लिखना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी जरूरत नहीं है, बस ऐसे हमने समझाया। दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड बर्निंग। ऑफ कॉल्ड कंबशन। आगे जब तुम लोग ये पढ़ोगे कार्बन एंड कंपाउंड, तब ये चीज पढ़ोगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कंबशन। बात समझ में आ गई? सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो है ही है, बल्कि तो कंप्लीट है, तो ऑक्सीडेशन क्यों ना कहा जाए? सो इट इज कॉल्ड। हाँ, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो एकलव्य। बहुत देर से क्वेश्चन में नहीं है, बोलो। Combustion reaction। ये बता दिया ऑक्सीडेशन। क्या? जो क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने पूरा कर दिया, वो नहीं बताता ऐसी चीज की नहीं। भाई लाल शर्ट पहनने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, अब इसमें क्या कहेंगे? सो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया? सो कंबशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या पूरा लिख लो। सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी पूछा है कंबशन क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन को ही कंबशन कहते हैं। सो कंबशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप लिख दें क्यों कहा जाता है? इन दिस द बर्निंग टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट बर्निंग टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो कंबशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों बात समझ आ गई कि कोई भी चीज की पूरी तरीके से बर्निंग होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए दहन की अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। पूछा जा रहा है कि नहीं? दहन कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीकरण का प्रोसेस। सो कंबशन इज ऑक्सीडेशन बिकॉज बर्निंग टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही तो लिखोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11th। इस चीज को ब्रैकेट में डाल दोगे तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। वो हमने अलग से लिखा दिया आपकी सूचना के लिए। इट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कंबशन। ये सेंटेंस इसका कंटिन्यूएशन है। 11th देखिए। A student has been collecting silver coins and copper coins. After some days, when she took out coins to count, she observed a black coating on silver and green coating on copper. बोलो सिल्वर किस में बदल गया साक्षी और कॉपर किस में बदल गया? बोलो, तुम तो हर चीज जानती हो, बहुत चीजें जानने लग गई हो। हाँ एक लग हाँ, वो बता दिया उन्होंने, हर चीज बता दी उन्होंने। बोला सिल्वर एज इज टार्निश्ड, वो टार्निश हो गया इनटू Ag2S सिल्वर सल्फाइड। भाई आप उनकी भी तो सुनो, अपनी ही बोलते रहोगे। अब कॉपर इज टार्निश्ड इन CuCO3 और CuOH होल ट्वाइस। हर चीज वो बता चुकी हैं, तो सुनी नहीं रही उनकी। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड।
अभी ये टाइम हो रहा है यही कोरोजन है और उससे ज्यादा नहीं होता कुछ। आई मीन ये कॉपर का ग्रीन रस्ट है, इसी को ग्रीन रस्ट कहते हैं। तो दिस इज कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, which chemical phenomena is responsible? That is corrosion is responsible. Write the chemical reaction involved. Reaction भी लिखो. So corrosion phenomena is involved. Corrosion अब इनकी रिएक्शन भी लिखें. Now, तो Ag प्लस H2S ये एयर में रहेगा, तो Ag प्लस H2S इसे याद करते हैं, तो इससे AgS बनेगा, Ag2S, और साथ ही साथ देखो Ag2S और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगा। तो कॉपर का जगह देखें Cu और प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, अब सबको मिला दो CuCO3। अब बुक पे प्लस लिखा है लेकिन कई जगह डॉट भी चलता है, प्लस लिखा है लेकिन दोनों बन जाते हैं, सब एक ही में रहता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकते हो, ये सुविधा है, वो भी गलत नहीं है वही बना कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोजन। ये ग्रीन रस्ट है, इसको कंबाइनली क्या कहते हैं? ग्रीन रस्ट। हमने आपको दिखाया कि ये ग्रीन रस्ट हमारे पास रखा हुआ है। सो ये हमेशा फ्यूल के केस में कंबशन रहता है क्या? कंबशन जब पूरी तरह से कोई चीज जले, फ्यूल है हर चीज। आयरन को कभी जलते देखा है? देख लेना। वही चीज उसी चीज को हमने ऐसे करके देखते हैं, मतलब इसमें हमने कुछ ऐड वैड नहीं किया है किसमें? कंबशन वाले रिएक्शन में। कंबशन में कोई भी चीज, मीथेन पूरी तरह जल जाए, कोई भी चीज जब कंप्लीट बर्निंग हो जाए, उससे ज्यादा वो ना बर्न कर सके, तो उसको कहते हैं कंबशन। तो हमेशा यही बनता है। देख लो, CH3COL। ये देखो, यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब ये देखो, ये है C2H6, क्या है बोलो? C2H। क्या तुम इसे ये मान रहे हो CCCHH? बोलो, कार्बन पे 4 लगा दिए। ये इथेन है, 15% होता है जो तुम्हारे घर LPG है, उसमें क्या चीज होती है? इसको ऑक्सीजन दो, नेसेंट ऑक्सीजन अभी है, तो इससे क्या बनेगा बोलो? ये बोलो क्या बना? लग गया? इथाइल अल्कोहल क्या बना इसमें? दैट इज CH3CH2OH। तो वही चीज है कि नहीं? C2H5OH। तो तुम क्या कहोगी? इथेन का इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसे कहना इथेनॉल बोल दोगे? क्या बोलोगे? तो इसे क्या बोला? इथेन की बात समझ आई? और इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला? कंबशन बोल दिया कि नहीं बोला? नहीं बोला। इसे क्या बोला? ऑक्सीडेशन, क्योंकि अभी इसका कंप्लीट, अभी इसमें जान बाकी है। अभी इथेनॉल में माधुरी दीक्षित और साथ में आमिर खान ने इथेनॉल में क्या किया था? आग लगा कर फेरे लिए थे। यानी इथेनॉल भी एक फ्यूल है, उसमें जान होती है। दिल पिक्चर में सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। तो तभी से हम लोग को पता चल गया कि साइंस कितनी महत्वपूर्ण है। हमने तभी कह दिया था अपने घर वालों से हमें साइंस लेनी है। मैंने कहा ये साइंस कितना अच्छी चीज है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब और ऑक्सीजन दो इसको। ये देखो,
तो ऑक्सीजन दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये देखो इस पे भी OH लग जाएगा क्या, और इस पे भी OH। तो बोलो इससे क्या बन जाएगा पीयूष, क्योंकि यही बता सकते हैं इनको, CH3COH। सही बता दिया। तो इन्होंने क्या बताया कि एक O पहले लगा था, एक और लग गया। इन्होंने बताया पीयूष ने हम लोगों को कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते और एक वाटर निकल जाएगा, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना इनसे। तो अब ये जो निकल गया तो ये दोनों बॉन्ड कार्बन पे लग एक जाएंगे, कार्बन पे क्या है, तो OH नहीं रह दो सकते, OH। दो लग गए थे तो ये हट गया। तो अब क्या बताया इन्होंने, बताओ CH, और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, डबल बॉन्ड हो तो CH3 और एक H भी है तो CH3CHO, ये ऑयल होता है। क्या होता है, हमने कहा था ना फॉर्मल्डिहाइड से फैटी एसिड, थोड़ी देर पहले तुम्ही ने बोला था, अब वही चीज होने जा रही है। अब इसके बाद ये ऑक्सीडेशन हुआ है कि कंबशन हो गया, अभी ऑयल है, ऑयल भी जलता, कितना जलेगा? वो बात पूछ रहे ना। तो अब ऑक्सीजन को जलाओ, अब इसमें लगाओ तो CHHH, और ये देखो C पे क्या डबल बॉन्ड हो, एक O और लग गया, क्या यही CH3COOH है? तो बोलो इथेनॉल से क्या बन गया, ये अभी भी जान बाकी, अभी एक लंबी चेन चलेगी वहां पर, और फिर अल्टीमेटली CO2 बन जाएगा। हाँ? ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये जो सब में भरा हुआ है फॉर्मलिन, जिसमें जानवर रखे। अच्छा, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या है, विनेगर चाउमीन के साथ खाती हो। ये क्या है, डिस्ट्रेस में पिया जाता है। अच्छा ओके। तो ये डिस्ट्रेस में पियो, इसमें जानवर डालो, इसमें चाउमीन खाओ, और आगे चलोगे तो अब जब इससे क्या बन जाए सीधा, ये बहुत अभी आगे चले, और इससे लास्टली क्या बने बोलो, CO2 बनना यही है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसमें जो CH3COH जो है ना, वो कौन सा है इनमें से वो? इनमें ये है, देखो CH3 तो उसमें तीनों, अच्छा डबल बॉन्ड। अभी तो बहुत जान बाकी, ये सब हाइड्रोजन निकलने, वो जैसा बताया ना पीयूष ने, एक O इसमें लगेगा, एक O फिर से वाटर निकलेगा। वो क्या बता रहा था कि 2 OH नहीं रह सकते ना, वो सब होगा। उतना होने के लिए हमें पीयूष के बराबर ज्ञान प्राप्त करना होगा। हिमालय में जाओ। वो गया था हिमालय। सर लास्ट वाला नेक्स्ट देखो, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। पीयूष, बी पार्ट, हाइड्रोजन कैसे टेस्ट करोगे? When hydrogen gas is passed through soap solution, then soap bubble rises in air, and if a burning splinter is brought near it, then it bursts with pop sound. If evolved gas, क्या लिखोगे? किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन निकल रही है और तुम्हें कंफर्म करना है कि वो है, तो यहाँ ना लिखो कि हाइड्रोजन गैस। इफ इवॉल्व्ड गैस passes through ऐसे किया जाए, पॉप आ जाए, it confirms that it is hydrogen. If evolved gas is passed through इसमें से soap solution and soap bubble rises in air, अब वो हवा में उड़े भी, which bursts with pop sound if burning splinter, यानी सुलगती हुई तीली। बर्निंग स्प्लिंटर का क्या मतलब है? सो बर्निंग स्प्लिंटर इज brought near it. Now it is confirmation test that the gas released is hydrogen.
अब देखो 12th क्वेश्चन, you are provided with 4 solution, dilute HCl, HNO3, ZnCl2 and 2 containers, copper or aluminum. In which of these container the solution can be kept? आपके पास एक कॉपर है और एक क्या है, एल्यूमिनियम है, तो किस कंटेनर में इसे रखा जा सकता है सोल्यूशन में? ये कॉपर का पतीला है, ये एल्यूमिनियम का। हाँ ये बता रहे, बोल बेटा। नहीं सर, हम बोल रहे सब पीछे बता देती हो हम लोगों को। HCl, HNO3 और तीसरा क्या है, ZnCl2। बोलो ZnCl2 किस में रखोगे? कह रहा है ZnCl2 can be kept in any of these because both of these are less reactive than zinc and cannot। क्यों? आपने क्या देखा था? लिकबासरनाका मग अल, अभी जरा देखना पड़ेगा, मनजन। तो Al मोर रिएक्टिव है, इसमें नहीं रख सकोगे क्योंकि Al तो कहेगा कि अगर Al में तुमने ZnCl2 रख दिया, कहेगा हटो तुम, हम तो तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, फिर AlCl3 बना देगा, जिंक को हटा देगा, तो वो तो पिघला देगा बर्तन और नीचे से ooze आउट, उसमें से सोल्यूशन निकल निकल के गिरने लगेगा, कमरे में फैल जाएगा। सो ZnCl2 कैन बी केप्ट, किसमें रखा जा सकता है? इन कॉपर कंटेनर। क्यों? बट नॉट इन एल्यूमिनियम कंटेनर, एज जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी। HCl and HNO3 can be kept in copper container, लेकिन किसमें नहीं रखे जा सकते? बट नॉट इन Al, बिकॉज जो है कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो Al और H, Al ज्यादा रिएक्टिव है और फिर H2 और फिर, तो हर चीज तुम्हें किसमें रखनी है? कॉपर के बर्तन में। एल्यूमिनियम में कुछ नहीं रखना है क्योंकि एल्यूमिनियम तो रिएक्ट कर जाएगा, AlCl3 बना देगा हाइड्रोजन को। ये भी तो कैटाइन ही है, कैटाइन का कैटाइन से कंपटीशन होता है, तो इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी, तो ये तो ठीक नहीं ना, बर्तन ही पूरा तुम्हारा कोरोडेड हो जाएगा, एल्यूमिनियम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे कराओगे तो क्या हो जाएगा? अगर तुमने HCl डाल दिया एल्यूमिनियम में तो क्या होने वाला है सौम्या? HCl एल्यूमिनियम में AlCl3 प्लस H2, AlCl3 प्लस H2 फिर बैलेंस भी हो जाएगी बात। नेक्स्ट देखिए, during the chemical reaction between dilute hydrochloric acid and zinc metal, a gas is evolved. How the presence of gas can be determined? देखो, now 13th देखिए, during the chemical HCl और HCl लीजिए और क्या लें? जिंक मेटल, तो एक गैस इवॉल्व होगी, ZnCl2 प्लस H2, और H2 के आगे इफ इट इज गैस, ये पूरा लिख लेना है ना, यही तो लिखोगे। तो हाउ द प्रेजेंस ऑफ गैस कैन बी डिटरमाइंड। 14th देखिए, in an experiment the following changes occur, that is change in state, evolution of gas, change in order, change in temperature. Determine which consequence perfectly defines that reaction has taken place। मतलब ऐसा कौन सी चीज है जो फिजिकल में भी होती हो, तो
तो मतलब जैसे मैं कहूँ चेंज इन स्टेट, क्या ये फिजिकल पे भी होता है? मोमबत्ती का पिघलना, तो इसलिए चेंज इन स्टेट से तो ठीक ठीक नहीं पता चलता है। अच्छा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर क्या फिजिकल में ऐसा कहीं होता है? पेपर पे कलर कर दो अलग। नहीं होता, चेंज इन कलर नहीं होता। हटाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो पानी वाटर वेपर में बदलना। और चेंज इन टेम्परेचर, ये भी होता है, अगर बर्फ पिघल गई है तो चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्टीमेटली चेंज इन कलर इज द प्रोसेस विच एक्सक्लूसिवली अकर्स, इसमें अकर करेगा इन केमिकल, ठीक है। और लेकिन आंसर दिया है ऑल ऑफ दीज हैपेंस इन केमिकल चेंज। हाँ वो तो केमिकल में तो होता है। लेकिन अब ये, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है परफेक्टली डिफाइंस, तो परफेक्टली में तो मुझे कलर ही लग रहा है। वैसे ये लिख रहा है ऑल दीज चेंजेस अकर इन केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन पे ठीक नहीं है। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि कौन सा हो तो बिल्कुल मान लेना आएगा चाहिए। तो नहीं। हाँ या नहीं है, यही चीज हमें लगती है। क्वेश्चन ठीक करके देना चाहिए। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड and lead nitrate, a yellow precipitate is formed while performing the activity. If lead nitrate ना हो तो तुम क्या लोगे? एसिटेट। ठीक है, तो PB lead acetate ले लो, तो CH3 COO होल ट्वाइस PP ले लो। lead acetate यहाँ रखा भी हुआ है, और साथ में KI ले लो। बोलो क्या बनेगा? PbI2, और यहाँ क्या बन जाएगा? इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम एसीटेट। और ये क्या है? क्योंकि एसीटेट है, इनका फार्मूला बताओ। सर ये एसिटिक एसिड, ये क्या है? एसिटिक एसिड होता है। देखो दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है? ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड। और ये क्या है? एसिड एसीटेट आयन। और ये क्या है? लेड एसीटेट, क्योंकि एसीटेट आयन है ना, जैसे नाइट्रेट आयन तो लेड नाइट्रेट हो जाता है, एसीटेट आयन से क्या हो जाएगा? अब इस पे 2 प्लस का चार्ज है और इस पे 1 माइनस, तो ये यहाँ लगता है, ये यहाँ लगता है, ठीक है। और फिर ये PbI2 तो पहले भी बना था लेड नाइट्रेट के साथ, तो ये चीज अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रहने दें। इसका क्या नाम होगा? आना पोटेशियम एसीटेट लिखिए, पोटेशियम एसीटेट। और नेहा इसका क्या नाम है? इसका क्या कलर है? हाँ बहुत अच्छा था। So that is, जैसा कि नेहा ने हम लोगों को ज्ञान दिया, येलो ही रहेगा। येलो प्रेसिपिटेट बनेगा और इसमें नीचे बैठ जाएगा। सो इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, वी कैन टेक लेड एसीटेट। इफ लेड nitrate is not available, then we can take lead acetate। कल 11 बजे क्लास होगी। 11 से सुबह 2 पेपर कराएंगे। एक आपको एसिड बेस का करा देंगे, एक मेटल एंड नॉन। सुबह से 11 से एक सर तो अगर 14 अभी जाके पढ़ाई करो आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? 14 हाँ? से हम ऑल ऑफ द वर्क करें 14 में और में देखो और लिखा है हमारी चेंज बाकी तो फिजिकल में आप उसमें नेट में देखो। सर पहले कहाँ से शुरुआत करें? देखो सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जितना समय है उसके हिसाब से, कोई चीज़ छोड़ो मत। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हम करा रहे हैं, बुक याद करो। कोई ना सर कल 2 पेपर किससे आने वाले? नेक्स्ट के बाहर से कैसे मतलब कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं? जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग कर लोगे, लेकिन ये जो भी पेपर में है ना, ये आप पढ़ लो सारा, ये इन्हीं में से आ जाएंगे। आपको इसी से पता चल जाएगा कि इसी तरह से आते हैं फंक्शन से सब। ये क्वेश्चन पेपर सारे कर लेना, तुम्हारा अच्छा होगा। हैं? सर कितने बजे क्लास है और कौन सी